सर आप आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और बड़े राज्यों में जो में चुनाव है, आप इसमें अमित शाह और मोदी के क्या रोल देखते हैं और किस तरह से ये आपको लगता है कि अब जो चुनाव आपने देखे हैं हाल फिलहाल में 2024 के बाद जब नंबर्स कम हुए, क्या करेंगे सर ये लोग? क्योंकि यूपी में तो लोकसभा में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए थे। देखिए, आपको एक बात बताऊं, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा में नतीजे थे और विधानसभा में क्या नतीजे आए, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा में भी वही स्थिति रही है। तो तमाम राज्यों की मतलब एक अगर झारखंड को अगर आप छोड़ दें तो सब जगह पर मतलब मामला वैसा ही रहा है। तो आपने कहा ना कि इन दोनों की भूमिका क्या रहेगी। सत्यनारायण कथा सुनी है आपने? तो भाई साहब, सत्यनारायण कथा में जो लीलावती कलावती की भूमिका है वो इनकी भूमिका है। कथा उनके बगैर नहीं हो सकती है, तो कथा मोदी और शाह के बगैर भारतीय जनता पार्टी की नहीं पूरी हो सकती है। ये मानकर चलिए कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही जब लगातार वो सफलता के नए प्रतिमान दर्शा रहे हैं, आपको एक छोटी बात लग रही है? जो अंग बंग कलिंग कहने में ये एक आपको सिर्फ लग सकता है कि कुछ शब्दों की आवृत्ति है, या उसमें आप कहीं ना कहीं जो है मतलब जो है तुकबंदी देख सकते हैं, लेकिन ये जीतना मतलब उड़ीसा भी जीत लिया भाई। जो कहते हैं ना जनगण मन की जब हम बात करते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग की बात करते हैं ना, तो द्राविड़ ही तो बचा, उत्कल और बंग तो सब आ गया ना। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ये सब तो हो गया। तो अब इधर पंजाब और द्राविड़, और पंजाब में भी वो रह चुके हैं सत्ता में, लेकिन अकालियों के साथ में। पर बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो मतलब उत्कल में भी अकेले हैं, बंग में भी अकेले हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी अकेले हैं, जिसको काउ बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, वो आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी। अगर वो मैप आप देखना शुरू करेंगे तो पूरा जो है सैफरन दिखाई पड़ता है, पूरा भगवा दिखाई पड़ता है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अपनी एक फौज है, लेकिन उसको दिशा देने का काम किसने किया है? सर जब आप अमित शाह से मिलते हैं तो वो गृह मंत्री तो हैं, लेकिन सर जब वो पार्टी के इस तरह से निर्णय लेते हैं तो एक मैप भी रखा होगा सामने टेबल पे, वो दिखाते होंगे देखो ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीतने वाला हूँ या जीत के दिखाऊंगा। ऐसा कभी चर्चा होती है सर? वो बोलते तो होंगे, आपसे चुनावी चर्चा तो होती होगी, आप भी पत्रकार है, जिज्ञासा होती होगी आपको। नहीं, देखिए, वो अमित शाह के पास जब समय नहीं होता है तो नहीं है, और जब उनके पास समय होता है चुनावी राज्यों में जब बैठते हैं तो पत्रकारों के साथ बैठते हैं। जैसे बंगाल में भी हम लोग के साथ 3.5 घंटे एक दिन बैठे, 3.5 घंटे। रात को 9 बजे चर्चा शुरू हुई और वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड चुनाव के बीच में चूंकि चुनाव प्रचार करके आए, अपना सब करके आए सारे वो 1 बजे तक बैठे रहे रात को। और स्थिति ये थी कि सबके सवाल खत्म हो गए थे। बंदा ना थक रहा था ना बंदा किसी चीज का वो नहीं करने, वो है अद्भुत ऊर्जा। लेकिन मैंने कहा कि वो बताना जितना उतना ही बताएंगे ना, ये हमें करना है, हमें ये जीतना है, हमारा ये लक्ष्य है। कुछ आपके स्पेसिफिक सवाल हैं तो उस पर वो आपको जवाब दे देंगे, परंतु रणनीति हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। हमारे साथ हमको दूसरे तरीकों से पता चलता है कि किस नीति पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अब जैसे पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी शीर्ष नेता साफ साफ मना कर रहा है। लेकिन जितना मेरी अपनी समझ कहती है, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर जाएंगे अकाली दल के साथ में, और वहां पर जाएंगे और उसके बाद फिर वो कोशिश करेंगे, भाई अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, रुकने जा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी में वहां पर बड़ी टूट हो चुकी है, भगवंत मान के प्रति भी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी बहुत अविश्वास की बातें आ रही हैं। कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार वहां पर जो दिल्ली वाली अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर बैठ चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि वहां पर चेहरा भगवंत मान नहीं, अरविंद केजरीवाल है। वोट चाहे दिल्ली में मिला हो चाहे पंजाब में मिला हो, वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही मिला था, आम आदमी पार्टी के नाम पे। तो वहां पर कांग्रेस क्या करेगी, ये क्या करेंगे, कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करते, तो अभी पंजाब को लेकर अब उनके मिशन पे पंजाब है फिलहाल, उसका चुनाव है, उत्तर प्रदेश है उसका चुनाव है। तो इसको लेकर उनकी मतलब तैयारियां चलती रहती होंगी, लेकिन जो गूढ़ तैयारियां हैं वो तो हमारे साथ वो क्यों शेयर करेंगे? सर वो बीजेपी में कहते हैं चुनावी मैनेजमेंट यही दोनों चलाते हैं, चुनाव का सारा निर्णय यही लेते हैं, तो सीएम कौन होगा ये तो निर्णय ये लोग पहले ही ले चुके होते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी यहाँ बनेंगे और हेमंत बिश्व शर्मा, दोनों ही कह रहते हैं कि अमित शाह के बड़े करीबी और यही बनना तय ही था, बस ये औपचारिकता करनी थी, वो जो कर ली उन्होंने। नहीं, देखिए, कई बार ऐन समय पर भी फैसले लिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रश्न करें तो वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे बहुत पहले से फैसला नहीं लिया गया।
वो फिर सोच विचार के पहले तो शायद कोई और ही पसंद थे, आप भी जानते हैं, मंदिर में जो दर्शन कर रहे थे, दर्शन भी करने चले गए थे, सब कुछ थे। लेकिन अब ये सब फैसले मतलब कई बार बदले आते हैं। अब जैसे सर्बानंद सोनोवाल पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री थे, तो अब वो मुख्यमंत्री पद से हटाकर हिमंतो बिश्व शर्मा बनाए जाएंगे, किसको पता था। तो कई बार जो है तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, उस लिहाज से भी वो फैसले लिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो बाहरी वाली जो बात कह रहे थे, चूंकि वहां पर दिलीप घोष उनके पुराने थे, लंबा संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर और बुलंद आवाज तो वही थे उस दौरान, उन्होंने जो संघर्ष किया था। लेकिन देखिए, उनको वहाँ उस प्रदेश की परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश नहीं है कि किसी को भी बैठाल दिया और वो वहाँ पर शासन चला ले। शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ रहकर काडर भी खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं, तो उनको राजनीति विरासत में भी मिली हुई है और लगातार वो राजनीति करते हुए बड़े हुए, तो उनका अपना एक पकड़ है जमीन पे, और दूसरा उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। तो उस लिहाज से फिर वो फैसले लिए गए। तो ये सच है कि हर फैसला पूरी तरीके से पहले से उनके दिमाग में डिजाइन होता, और सिर्फ एक नहीं होता। खास बात ये है, तमाम विकल्पों के साथ होता, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और मुझे लगता है कि वो पूरे अल्फाबेट तक उनके पास प्लान होते हैं। सर, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, उनकी क्या भूमिका आपको लगती है, क्या रहेगी सर? ये 27 के लिए उन्होंने क्या प्लान किया होगा, क्या रणनीति तैयार की होगी? मेरे ख्याल से उनकी रणनीति अभी से तैयार होगी, वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। क्योंकि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर जीत हुई, आपको क्या मतलब, मैन ऑफ द मैच अमित शाह थे 2014 में। अगर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 70 से ज्यादा सीटें नहीं आती, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के अंदर 282 भी नहीं मिलते, है ना? मानते हैं ना आप? तो 2014 में ये जो पूरा का पूरा चमत्कार हुआ था, उसके पीछे जो सामाजिक समीकरणों को साधा और जो हिंदुत्व की राजनीति थी, उसका जो उभार प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक तो उसके चलते, और उसी को रिप्लिकेट किया भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में। तो 2014, 2017 इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अध्यक्ष के तौर पर, और पहले 2014 में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे अमित शाह, अध्यक्ष तो राजनाथ सिंह थे, और 2017 में पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जितवाई थी। तो अमित शाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी क्या क्या काम होना है। तो जिस तरह से वो अन्य राज्यों की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसी तरह से अमित शाह ने स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश की भी तैयार रखी होगी, बाकी राज्यों के साथ साथ, और आप जल्दी ही उसको रोल आउट और इम्प्लीमेंट होते देखेंगे भी। जो लोग ये कहते हैं ना कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, उनमें कोई डिफरेंसेस है, कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भैया, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की उनको समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं चलती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। आप देख रहे हैं ना, 9 साल से योगी आदित्यनाथ हैं। मेरे ख्याल से कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जो पता नहीं कितनी बार, घंटे में कितनी बार जो है, वो दिन के अंदर कितनी बार, हर 2 घंटे में एक बार योगी जी का इस्तीफा, योगी जी का इस्तीफा, योगी जी का इस्तीफा, योगी जी हट जाएंगे, योगी जी हट जाएंगे। गनीमत बात है, दुकान भी उनकी चलती रहती है, दुकान भी उनकी चलती रहती है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उनकी रणनीति और उनके अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल समझ नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में घर जलाकर तमाशा नहीं देखा जाता। एक सवाल ये भी है कि सर, 2 जहां विधायक हैं, वहां 7 सांसद है बीजेपी के पास में राज्यसभा के। पंजाब की बात कर रहा हूँ, अमित शाह वहां कुछ कमाल कर पाएंगे इस बार? देखिए, पंजाब थोड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोशिश करेगी, और हाल ही में एक लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल उसमें सर्कुलेट हुई है, उसमें यह है कि पश्चिम बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है। तो पश्चिम बंगाल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका अगला अनफिनिश्ड एजेंडा पंजाब है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के 2 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कई सारे पत्रकारों को बुलाया गया, मैं भी उनमें से एक था, और वहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि उनका जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो पंजाब होगी। लेकिन पंजाब में अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबा चल रहा है। मैं मानता हूँ पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है, और उसका ट्रेडिशनल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ शहरों की पार्टी बनी रही, और जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ था 2021-22 तक,
तब तक अकाली दल जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई पंजाब के अंदर हुआ करती थी, बीजेपी छोटा भाई हुआ करती थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज तक उनका वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी या एक बार फिर से अकाली दल के साथ जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ जाती है तो एक बहुत बेहतर स्थिति में होगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल के बाद की सिचुएशन सोच रही होगी और अपना कुनबा और अपने संगठन को बड़ा करने की कोशिश क्या करेगी? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में कॉल नहीं लिया है। आने वाला समय इसके बारे में कॉल लेगा या भारतीय जनता पार्टी कॉल लेगी कि उनको गठबंधन की राजनीति करना है। अभी तो वो एकला चलो की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन सूत्रों से मैंने बात की है उनका ये मानना है कि पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर, जिन राज्यों में चुनाव है एक एक करके नाम लेता हूँ, आप बताइएगा कि कौन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको किसकी संभावना लगती है सर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी एडवांटेज बीजेपी है, मैं ये कहूँगा। अखिलेश यादव ठीक प्रदर्शन करेंगे? अब देखिए, दूसरा सबसे बड़ा धड़ा है वहाँ पर, और आप देखिए देश की दो प्रमुख पार्टियां, अखिलेश यादव भले से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो, देश में नंबर 1 अभी भी कांग्रेस पार्टी है, तो अगर दो एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ें तो एक बड़ा फोर्स वो वहाँ पर बनती है। तो नंबर 2 की स्थिति में वो रहेंगी। क्या इस सिचुएशन तक जाएंगी? चुनाव तगड़ा होगा, चुनाव के लिए दोनों तरफ से अच्छे और तगड़े नैरेटिव लगेंगे, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि कानून व्यवस्था और हिंदुत्व, ये जो मुद्दा है, ये योगी जी का बड़ा प्लस पॉइंट है, और मोदी का चेहरा, मोदी की योजनाएं, लाभार्थी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, 8 साल, बाकी चीजें जो है जुड़ती हुई चली जाएंगी। उत्तराखंड मुझे अभी भी लगता है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। उत्तराखंड तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और समझते हैं, तो उत्तराखंड में कांग्रेस बुरी तरह से बिखरी हुई है। आप देखिए, वहाँ के जो सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, हरीश रावत, वो खुद ही अपनी पार्टी से खुश नहीं है। तो ऐसे में वहाँ क्या स्थिति होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में खींचतान है? भारतीय जनता पार्टी में भी पार्टी है, बड़ी है, तो खींचतान तो होगी, लेकिन आखिरी वक्त पे जब चुनाव आएगा तो जो सेंट्रल लीडरशिप, कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर पड़ जाता है, वो अपने राज्य के नेताओं को दबा नहीं पाता। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं होता। वो चुनाव के वक्त जो है केंद्र, राज्य, संभाग, जिला सब एक लाइन में टो कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी बात लगती है। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी, मैंने उत्तर प्रदेश में एडवांटेज बीजेपी कहा, उत्तराखंड में भी एडवांटेज बीजेपी कहूंगा। तो पंजाब में आपको क्या लगता है सर? पंजाब में मुझको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो एक त्रिकोणीय मुकाबले में बदल जाएगा। गुजरात का भी इलेक्शंस आएगा अगले साल है, लेकिन उससे पहले हिमाचल भी है, गुजरात है, दोनों। इसमें क्या लगता है सर, गुजरात में कुछ होगा सर? आम आदमी पार्टी बड़ी मेहनत कर रही है वहाँ पे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, और झाड़ पोंछ के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो गुजरात पहुंच भी गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी को, वो चाहेगी कि केजरीवाल वहां खड़ा हो जाए, ताकि उससे क्या होगा कि जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, माफ कीजिएगा, जो उनकी सबसे बड़ी विरोधी दिल्ली के अंदर है, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली गुजरात के अंदर से खत्म हो जाएगी, और अरविंद केजरीवाल कभी इतने बड़े हो नहीं पाएंगे कि वहां पे सरकार बनाए, उतने अंदर तक वो घुस नहीं सकते। कांग्रेस जरूर घुस सकती है, क्योंकि कांग्रेस का डंडा, झंडा, एजेंडा गुजरात के हर भाग में है। आप ये मत भूलिए कि महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता जो है, वो आजादी के आंदोलन के महानायक, इस देश के राष्ट्रपिता, वो खुद गुजरात से आते थे, और कांग्रेस की विचारधारा वहां पर रची बसी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को कभी पनपने का मौका ही नहीं देती। हिमाचल में तख्ता पलट हो जाएगा? मुझे लगता है कि हिमाचल में अच्छा चुनाव होगा। सुक्खू का कार्यकाल जो है, कम से कम करप्शन के उनके ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगते जिस तरह के कांग्रेस के नेताओं पर लगते हैं। सरकार के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नेंस के मुद्दे पर सुक्खू के ऊपर कई सारे सवाल है, लेकिन वहां पर मुकाबला हमेशा बराबरी का होता आया है, और कुछ हजार वोटों से ही मेरे ख्याल से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाने से रह गई थी। अब जेपी नड्डा इतने बड़े नेता हैं, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चाहेंगे उनके गृह राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी परचम लहराए। तो और बड़े बड़े नेता हैं वहाँ से, तो अनुराग ठाकुर हैं, जेपी नड्डा हैं, जयराम ठाकुर जी हैं, प्रेम कुमार धूमल है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी मैं अभी की परिस्थिति में एडवांटेज बीजेपी ही देखूंगा।
सर मणिपुर में भी चुनाव होंगे। मणिपुर में चुनाव है और मणिपुर के चुनाव इस बार महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मणिपुर जिस तरह की हिंसा से जला है उसके बाद पूरे देश की निगाहें मणिपुर के चुनाव पर लगी होंगी। लेकिन मैं उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं मणिपुर व्यक्तिगत तौर पे गया नहीं हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर इस वक्त बीजेपी की एनडीए की सरकार है, वहां पे बीजेपी कोशिश करेगी और कांग्रेस पार्टी और जो बाकी वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इसके ऊपर भी सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि आने वाले समय में मणिपुर का भी चुनाव होना है तो इस पर लगातार नजरें होंगी। गोवा भी है, गोवा भी मत भूलिए, बीजेपी की वहां पर सरकार है और वहां पर आम आदमी पार्टी भी एक बार दम भर चुकी है, तृणमूल कांग्रेस भी वहां पे दम भर चुकी है और कांग्रेस पार्टी भी वहां पर है। तो गोवा भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये छोटे राज्य हैं और छोटे राज्यों में स्कोप जो है वो सत्ता परिवर्तन का काफ़ी रहता है। जैसे हिमाचल भी उस तरीके से देखा जाए तो एक छोटा राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोवा में फिर से एक बार कोशिश करेगी सरकार बनाने की। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर कोई बहुत एडवांटेज की सिचुएशन में कोई है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सरकार चलाती आ रही है और वहाँ पे तो ऐसा है ना कि वहाँ कोई किसी का भी एमएलए बन जाए, लेकिन जिसके पास चूंकि वो चूंकि वो छोटा विधानसभा है तो वहां पर जो दल बदल करवाना या फिर लोगों को अपने पाले में करना बड़ा आसान होता है। अब ये कहना तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी है कि जेनजी जो प्रोटेस्ट हुआ उसका सीधा असर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस पर पड़ जाएगा। अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं, क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी जल्दबाजी है, ज़रूर असर हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, इस जो आयु वर्ग के वोटर हैं 18 से 28 साल के वोटर, उनकी तादाद 5 से 7% ज़रूर होगी। हालांकि चुनाव आयोग जब अंतिम आंकड़ा जारी करेगा तब पता चलेगा कि इस आयु वर्ग में कितने वोटर हैं। लेकिन अगर हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, हर राज्य में अलग अलग चूँकि परिस्थितियाँ रहेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वहाँ राजनीतिक जो कारण होते हैं चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के, उसमें गठबंधन का एक बड़ा मुद्दा होता है। इस पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, जो पिछली बार नहीं हुआ था। अगर होता है तो उनको फ़ायदा है, लेकिन अगर नहीं होता है, जो कि कई बार हमें देखने को मिल रहा है, दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में जो तू मैं की स्थिति हो जाती है, अगर नहीं होता है तो फिर 2022 जैसा मुकाबला हो सकता है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, तब तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। बीजेपी ने खासकर योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ बड़ा मुद्दा बनाया है, वहाँ रहा है पहले भी। हमने देखा है इस मुद्दे को एक चुनावी हथियार के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इसका प्रचार प्रसार किया है और इसकी चर्चा काफ़ी होती है, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में हमने देखा है कि महिलाओं का खासकर एक बड़ा तबका योगी आदित्यनाथ को वोट करता है। क्या वो इस बार वो एक फैक्टर रहेगा? इसके अलावा कैंडिडेट का सिलेक्शन क्या होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा समय है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह का वहाँ चुनाव परिणाम आता है और कैसा चुनाव होता है। उसके अलावा जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश में, इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? जेनजी प्रोटेस्ट अपनी जगह है, राम मंदिर दान चोरी का मामला अपनी जगह है, लेकिन जातीय समीकरण जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में खासकर ओबीसी का एक तबका उससे छिटक गया था। क्या बीजेपी उसको वापस अपने पाले में लाने में कामयाब होती है? तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे कारण हैं जो देखना पड़ेगा। अगले 3-4 महीनों में ये देखने को मिलेगा हम लोगों को कि किधर ये रास्ता बनता है, तभी शायद आकलन करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से वाजिब रहेगा और तब हम लोग शायद सटीक आकलन कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूंगा। हर राज्य में जैसा मैंने कहा अलग अलग परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, वहाँ भी 2 बार से बीजेपी की सरकार है, वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। वहाँ पर बाकी राज्यों से अलग पर्यावरण के मुद्दे कई बार चर्चा में आ जाते हैं, खासकर 4 धाम को लेकर पिछले कई सालों में कई तरह की बातें कहेंगे कि किस तरह से पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, वो कभी कभी चर्चा का विषय बन जाता है। अभी हाल में देहरादून में कुछ इलाकों में पेड़ों को काटे जाने की बात आई, क्योंकि वहाँ कुछ निर्माण होना है, वो एक मुद्दा बन गया।
तो जैसा उत्तर प्रदेश में एक एंटी डिफेक्शन का डर, एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को सताएगा, उत्तराखंड में भी वो डर बीजेपी को सताएगा। लेकिन बीजेपी वहाँ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि पहला राज्य था उत्तराखंड। तो उसके अलावा कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की थोड़ी कमी दिखाई देती है। ये भी अभी देखना है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने वहाँ थोड़ी अपनी ताकत झोंकी थी, क्या आम आदमी पार्टी उसी ताकत से चुनाव लड़ेगी या पीछे हट जाएगी? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा, तब चुनाव परिणाम कुछ अलग आ सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। पंजाब में स्थितियाँ अलग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ चैलेंजर कांग्रेस को माना जा रहा था अभी तक, लेकिन उनके भीतर इतने सारे अंतरकलह हैं। रोजाना हम देख रहे हैं कि चन्नी गुट जो है और जो प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर बरार का जो गुट है, उन दोनों गुटों में तू मैं की हालत हो जाती है, लड़ाइयाँ झगड़ा तक कई बार हमें देखने को मिला है। तो इस अंतरकलह को क्या कांग्रेस तब तक ठीक कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती है, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तब आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक जो नया राजनीतिक डेवलपमेंट पंजाब में हो रहा है कि अब ऐसा लगता है, जो पहले नहीं लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने पुराने साथी अकाली दल के साथ फिर से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने मुलाकात की थी अमित शाह से और उसके बाद उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां साथ आ जाएंगी। अगर दोनों पार्टियां साथ आ जाती हैं तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और बीजेपी और अकाली दल को हो सकता है थोड़ा फायदा हो जाए। अकाली दल पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगे। वहाँ पर धार्मिक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जेनजी और किसान के मुद्दे तो रहेंगे, धार्मिक मुद्दा वहाँ पर बड़ा रहता है। सरहदी इलाका है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं। खालिस्तान का मुद्दा गाहे बेगाहे कुछ इलाकों में, खासकर सरहदी इलाकों में कई बार सर उठाने लगता है, वो चुनाव को प्रभावित कर देता है। तो वहाँ पर ये सारे मुद्दे रहेंगे। गोवा में आप जानते हैं छोटा स्टेट है, 40 सीटें हैं। पिछली बार वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया था। इस बार क्या आम आदमी पार्टी उसी लगन से चुनाव लड़ेगी, उसी ताकत से चुनाव लड़ेगी? तृणमूल कांग्रेस बंगाल से गोवा पहुंच गई थी चुनाव लड़ने और 6-6.5% वोट लाई थी। तो क्या ये दोनों पार्टियां फिर से चुनाव लड़ेंगी उसी तरीके से? अगर लड़ेंगी, मामला चतुष्कोणीय होगा, फायदा बीजेपी को होगा फिर से। अगर नहीं लड़ती हैं तो सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होगा, फिर से बीजेपी को फायदा हो सकता है। वहां पर ये फैक्टर है। हाँ, मणिपुर में पिछले 2-3 सालों में जो विवाद रहा है, जो कुकी और मैतेई के बीच में जो विवाद रहा है, जिसको सुलझा पाने में बीजेपी नेतृत्व केंद्र सरकार नाकामयाब रही है अभी तक, वो सबसे बड़ा फैक्टर। एक मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पर केवल एक, मुझे लगता है ये फैक्टर रहेगा कि किस तरह करवट उठ बैठेगा। 2 बार से वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस कारण से 2024 के चुनाव में जो मणिपुर में लोकसभा की सीटें वो कांग्रेस जीत गई थी, तो वहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी को झटका लग सकता है। लेकिन बाकी जो 4 राज्य हैं वहां अभी भी थोड़ा समय है, अलग अलग कारण हैं। वहां पर कैसे राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता है वो तय करेगा कि किस तरह का वहाँ चुनाव होता है। जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उनके जो मुद्दे हैं वो ज़रूर एक कारण बनेंगे। किस हद तक कारण बनते हैं, उनकी संख्या कम होती है, क्या वो इतना बड़ा कारण बनेगा कि बाकी मुद्दों पर वो हावी बन जाए? मुझे अभी इस पर संदेह है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करूंगा और कुछ महीनों बाद ये शायद ये आकलन इसका सही हो पाएगा कि वहाँ पर इन सभी राज्यों में क्या स्थिति होने जा रही है। तो सर, मेरा सवाल यही है कि सर, अब जब इतने सारे मुद्दे हैं और जेनजी एक बहुत प्रमुख वोटर है एक तरह से, वो बहुत कुछ जेनजी और उसके साथ जुड़े उसके परिवार के सदस्य इस बार अपने अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे, वोट करेंगे। तो अगर हम राज्यवार बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आपको क्या लगता है सर, किसका पलड़ा अब आपको लगता है कि भारी हो सकता है या कोर्स करेक्शन करके भारी किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। अब चुनाव 6 महीने बाद है, 6 महीने में बीजेपी कितना कोर्स करेक्शन कर पाती है? बीजेपी अगर कोर्स करेक्शन कम कर पाती है लेकिन विपक्षी पार्टियों में द्वंद्व मचता है, सीटों का तालमेल में गड़बड़ी होती है, तो बीजेपी को अपर हैंड मिल सकता है। दरअसल अब कहानी ये है कि एसआईआर ने अपना काम तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए।
मेरे मेरे ख्याल से कहानी ये है कि अपोजिशन को अगर चुनाव कहीं भी जीतना है तो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर संयुक्त रूप से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो बीजेपी को अपने जो रीजनल पार्टीज हैं उसके साथ के मिलकर हमेशा अपर हैंड रहेगा। अब इस अपर हैंड पर चेंजी का अपर हैंड कितना रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा 6 महीने बाद भी। तो एक सवाल इस पे, आपने कहा कि संयुक्त होकर लड़ना पड़ेगा एक साथ, तो कांग्रेस और सपा एक साथ पहले भी लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव, और आपको याद होगा सर सपा बसपा भी साथ में लड़ चुके हैं, लेकिन वैसा फायदा होता नहीं है। वोटिंग जो है ना, वोटर एक दूसरे को वोट शिफ्ट नहीं हो पाते शायद से। हाँ, इसके लिए मायावती के लिए कहा जाता था कि वो मायावती का वोट सबसे ढंग से ट्रांसफर होता है, मायावती का एक हाँ, हुक्म और वोट ट्रांसफर होता है, बाकी पार्टियों के साथ वोट ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। हाँ, बीजेपी भी किसी रीजनल पार्टी से संपर्क करती है तो उस रीजनल पार्टी का बीजेपी में वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये कई सीएसडीएस के कई आंकड़े हैं कि बीजेपी का या नेशनल पार्टी का वोट इतनी आसानी से रीजनल पार्टी में ट्रांसफर नहीं होता है। ये भी भारत की जो वोटर की जो मानसिकता है, विचारधारा से जुड़ा हुआ वोटर, राष्ट्रीय पार्टी है बड़ी, तो वो दो बड़ी पार्टियां हैं जैसे आप जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है। दोनों हाँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टियों से समझौता करती हैं जिनकी विचारधारा या तो होती नहीं है या आपस में मेल नहीं खाती है। तो ऐसे में वोट ट्रांसफर को लेकर हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी। सर अब बात करें पंजाब की, आपको क्या लगता है सर, पंजाब में केजरीवाल लंबे समय से वहां है, दिल्ली में सत्ता जाने के बाद से वही है, और लगातार वो भगवंत मान के साथ पूरे पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं, बीच में जो चुनाव हुए थे उसमें भी कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब में वैसी स्थिति दोबारा होगी आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर कुछ नया होगा, कांग्रेस वहां पर आएगी, या फिर एक गठबंधन की सुगबुगाहट है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की? देखिए, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 5 पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं आज की तारीख में, और एक छठा ये जो खालिस्तानी समर्थक कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने पिछली बार लोकसभा में भी 1-2 सीटें, अमृतपाल और उनका नाम क्या लिया जाए, जेल में भी बंद है। तो ये लोग हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और बाकी की पार्टियां। तो ऐसे में वहां पर 118 सीटें हैं। ऐसे में अगर 5 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो कोई भी पार्टी 25-26% वोट भी अगर पाती है, 27%, तो वो वोट सीट विधानसभा चुनाव जीतने में भी कामयाब हो सकती है। ऐसी विचित्र स्थिति बनी हुई है। आज की तारीख में मैं मानकर चल रहा हूं कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हारती हुई दिख रही है, जिस ढंग से चन्नी, राजा वैरिंग और इन सब के बीच में मतभेद, और जो और भी उनके नेता हैं उनके बीच में जो मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस सबसे आगे की पार्टी बताई जा रही थी जो आम आदमी पार्टी को हराने की क्षमता रखती है, क्योंकि गांव का भी वोट है, सिखों का भी वोट है, जट सिखों का भी वोट है, हिंदुओं का भी वोट है। लेकिन कांग्रेस अपना खेल अगर खराब करती है, और उधर अभी सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों में गठबंधन हो जाता है, पहले भी दोनों में गठबंधन अच्छा खासा रहा है, तो उसका फायदा फिर श्रोमणी अकाली दल, गांव का वोट, पिंडों का वोट, जट सिखों का वोट और हिंदुओं का वोट, शहरी वोट बीजेपी के पास, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं मानकर चलता हूं। यानी एक एज है सर आम आदमी पार्टी के ऊपर, अगर ये गठबंधन होता है तो, या फिर अगर कांग्रेस अपने आपको रिस्ट्रक्चर करके सब कुछ ठीक कर लेती है तो? जी जी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी का मुझे कोई चांस दिखता नहीं। सर अब उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जो पिछली बार 2 बार के सीएम हो चुके हैं, और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने शायद लगभग लगभग 5 साल पूरा कर लिया है, अपना एक पूरा टर्म करने जा रहे हैं, हार गए थे चुनाव लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी के सामने वहां पर कोई मुख्य चुनौती अभी एज ऑफ नाउ हरीश रावत के जाने के बाद, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह नहीं है, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में कोई बदलाव दिखेगा या फिर वहां पे कुछ अलग हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड में भी अगर कोई बदलाव लाएगा तो जंजी लाएगा। वहां पर हम्म, देहरादून में भी हुआ, और पर्वतीय क्षेत्र है, नौकरियां कम है, वहां पर लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात की हमने, आपने। हम्म, बीजेपी के अंदर बड़े खेमे हैं, छोटे छोटे हम्म, से खेमे बने हुए हैं, कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ हैं वहां पर, हाँ, तो वो भी अपना खेल खेलते रहते हैं। और अगर उत्तराखंड के अंदर एसआईआर के बाद अगर हम वोटर लिस्ट की बात करें तो 71 लाख वोटर है,
और 71 लाख में से करीब 16 लाख जनजी का है। आप देखिए 18 से 29 साल का 16 लाख वोटर है, और 30 से 39 साल का करीब करीब आप मानकर चलिए कि 11-12 लाख वोटर अलग से है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 71 लाख का आधा वोटर जनजी के श्रेणी में या युवा श्रेणी में आता है। तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और फिर एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है उत्तराखंड में प्ले कर सकती है। पार्टी बीजेपी में ऊपर ऊपर से जो एकता नजर आती है वहां पे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस समय, लेकिन आप जानते हो कि दिल्ली में के भी कई नेता हैं जो उत्तराखंड के हैं, वो भी अपनी थोड़ी सेंधमारी करते रहते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के पास एक अच्छा चांस है किसी सरकार किसी राज्य में सत्ता में आने का, तो पंजाब के बाद उत्तराखंड है। लेकिन सर वहां पर हरीश रावत के जाने के बाद आपको ऐसा कोई एक नाम भी याद नहीं होगा जो कांग्रेस का नेता है वहां पे। हाँ, कुछ चेंजेस किए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी यही है शायद। नहीं, कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन कई बार प्रफुल्ल जी कोई सी नेता का नाम याद नहीं होना ना उस पार्टी के हक में चला जाता है। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है सर ये। हाँ, हक में चला जाता है। मैं आपको छत्तीसगढ़ का 2018 का उदाहरण देता हूँ। रमन सिंह की सरकार थी, अच्छा काम कर रही थी, मैं वहां इलेक्शन कवर करने गया, तो लोगों ने कहा कि रमन सिंह साहब अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, काम भी पार्टी इनकी सरकार ठीक ठाक कर रही है, लेकिन बहुत हो गया, बस अब बदलाव चाहिए। तो मैंने कहा कांग्रेस में से किसको वोट दोगे? कि नहीं, बस बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को तो हम जानते नहीं किसको, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन नहीं है, वोट कांग्रेस को दे देंगे बस। तो कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा हो नहीं होना, कोई नाम नहीं आना, किसी का ये दावा नहीं करना कि मैं ही चेहरा हूं और मैं ही बनूंगा, वो पार्टी के हित में भी चला जाता है कई बार। हाँ, जैसे बीजेपी के लिए कई बार हित में रहा है सर। योगी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में कोई किसी का चेहरा नहीं था। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति थी सर। हाँ, अब यूपी सर में भी मनोज सिन्हा नहीं बन रहे थे, बनते बनते रह गए थे। हाँ। आपने वो नाम लिया, शायद वो ये वीडियो देखें तो उनको अच्छा ना लगे कि ये फिर बार बार क्यों याद दिलाया जाता है मुझे। सर एक मणिपुर जो है उसमें भी चुनाव होना है सर, और आपने मणिपुर को पिछले 5 सालों में देखा, वहां जो कुछ हुआ, सरकार सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई, फिर से सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं। दूसरी बार की सरकार थी बीजेपी की, लेकिन उस तरह का चीज नहीं, उस तरह से नहीं हो पाया मैंने जिस तरह से बाकी राज्यों में संभाल लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मणिपुर का अब जब विधानसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी? देखिए, मुश्किल है कहना मणिपुर को लेकर अभी से किसी तरह का आकलन करना, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है। कुकी और मतई समुदाय में अभी भी टकराहट है, अभी भी खेमेबाजी है, अभी भी वो शिविरों में रह रहे हैं, अभी भी एक दूसरे के इलाके में से गुजर नहीं सकते, पुलिस प्रोटेक्शन आर्मी प्रोटेक्शन में गुजरना पड़ता है। तो अभी जख्म हरे हैं, और इस पर पॉलिटिक्स ना हो तो बेहतर है। और एक और बात है, नॉर्थ ईस्ट के जो ज्यादातर स्टेट हैं, ज्यादातर क्या सभी स्टेट्स हैं, वो केंद्र के साथ जाना पसंद करते हैं। अच्छा। रीजनल पार्टीज केंद्र के साथ जाना पसंद करती है, क्योंकि उनके पास वित्तीय साधनों की बहुत कमी है। तो केंद्र से वित्तीय सहयोग मिलता है। ये जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उसमें जैसे अन्य राज्यों को 40% देना पड़ता है शेयर, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% देना पड़ता है, या कहीं कहीं बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो केंद्र की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, और ऐसे में स्वाभाविक है, मुझे लगता है मणिपुर में बीजेपी गठबंधन फायदे में रहेगी, भले ही सर उस पर इल्जाम लगते रहे उतने सारे। दो ऐसे राज्य जहां पर आखिर में होने हैं चुनाव, गुजरात और हिमाचल। आपको लगता है कि गुजरात में अपना गढ़ बचा पाएगी बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर कोशिश कर रही है सेंधमारी करने की, कांग्रेस अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही है, और हिमाचल जहां पर हर बार तख्ता पलट दिया जाता है चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। देखिए, इन बहुत दोनों दूर राज्य चुनाव है, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर चुनाव है, और इतनी पतंग मैं उड़ा नहीं सकता। गुजरात और हिमाचल में क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर में क्या होता है। उसके चुनावी नतीजों के आधार पर एक, या तो एक नई चर्निंग होगी या यथास्थिति बहाल रहेगी। और नई चर्निंग हुई तो उसकी हवा गुजरात और हिमाचल तक 100% पहुंचेगी, और यथास्थिति बनी रही
तो उसकी जो लहरें हैं वो गुजरात से तो वो तो बचा लेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश तक जरूर पहुंचेंगी।